किसी अधिकारी की हैसियत इतनी बड़ी नहीं होती कि वो मुख्यमंत्री का आदेश न माने। सदन में दिया हुआ आश्वासन जब लागू नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि मुख्यमंत्री का सह है और मुख्यमंत्री के सह और संरक्षण पर के पाठक पूरे व्यवस्था को ठेंगा दिखला रहे हैं। वीसी और रजिस्ट्रार जो हैं वो अपराधी हो गए कि उन पर एफआईआर कीजिएगा। किस चीज़ में एफआईआर कीजिएगा भाई? सरकार चाह रही है कि टकराव हो, एक तो ये इससे लगता है, दूसरा ये कि सरकार या मुख्यमंत्री कहें इतने कमजोर हैं कि अधिकारियों से अपनी बात नहीं मनवा रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया, खत्म हो गया है। सुशासन ये बाबू सब पर हो सवाल रहा है, है, सुशासन बाबू पर सवाल। बिल्कुल सवाल है। या तो मुख्यमंत्री के संरक्षण पर के पाठक कूद रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री इतने कमजोर हैं कि वो अपने अधिकारी से अपनी बात नहीं मनवा पा। कुलपतियों के एक सम्मानजनक पद है कुलपति का, और एक ऑटोनोमस बॉडी मानी जाती है मैंने विश्वविद्यालय, और वो कुलाधिपति उसके हैं। जब राज्यपाल उसके अधीन वो सब कुछ चलता है, तो कैसे शिक्षा विभाग हर बात में टांग अड़ाएगा? पीछे की मंशा क्या है? पीछे की मंशा यही है कि अपनी अपरिहार्यता वो बनाए रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। इसीलिए लोगों को लड़ाते भिड़ाते रहते हैं कि वो बीच में पंच बन करके पंचायती करें, सब लोग उनके दरबार में हाजिरी बजाएं और वो बैठ के सबकी सुने। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। हर रोज की तरह एक बार फिर से आपके साथ मैं हाजिर हूं खबरों के पीछे की खबर में। क्या कुछ बिहार की राजनीति में, क्या कुछ बिहार के प्रशासनिक महकमे में चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है और उसके पीछे की असली वजह क्या है, हम आपको लगातार पहुंचाते हैं और बताते भी। तो आज जो सबसे बड़ी खबर है जो प्रमुखता से है वो है विधानसभा से निकल कर आया है, जहां अब बिहार में अपराधियों को जो है सेट करने के लिए, या कहें कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तैयारी हो गई है। यानी कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को पास कर दिया गया है। तो दूसरी खबर जो है वो विधानसभा से ही है, जहां स्कूल के टाइमिंग को लेकर और के पाठक के मुद्दे पर बहुत जोरदार बहस हुआ है। पक्ष और विपक्ष के कई सदस्य जो है आमने सामने दिखे। तो दूसरी तरफ सदन के अंदर ही दल बदल विधेयक को लेकर, यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के विधायकों ने पाला बदला है, उसको लेकर भी जोरदार बहस हुई है और कार्रवाई को लेकर लगातार मांग उठता रहा और स्पीकर पर लेट लतीफी करने का भी आरोप लगा है। तो अब चौथी जो खबर है वो खबर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ। जी हाँ, बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूरोप के दौरे पर जाने वाले हैं और उन्होंने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल भी कराया है। तो तमाम तरह की खबरें थी, लेकिन हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो आपको जो है बिहार विधानसभा के जो अपराध नियंत्रण विधेयक है उस पर, और के पाठक का जो मौजूदा समय का जो राजनीति के साथ साथ शिक्षा विभाग में लगातार चर्चाएं हो रही है, क्या कुछ इसका वजह है, क्या कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हमारे साथ दो आपको परिचय करा दे, दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक परवीन बागी और एक हैं रवि रंजन। तो सबसे पहले परवीन बागी जी, किस तरीके से देख रहे हैं विधानसभा में जो हो रहा है खास करके अपराध को लेकर? देखिए, बिहार में अपराध काफ़ी बढ़ा हुआ है और अभी जो सरकार है ये इसी को मुद्दा बना करके चुनाव जीत करके पिछली बार आई थी कि बिहार में लालू यादव के शासन में जंगल राज था और उस जंगल राज को ख़त्म करने का संकल्प इसने व्यक्त किया था। हालांकि बाद में फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी जंगल राज के प्रणेता जो थे लालू प्रसाद, उनके साथ मिलकर के सरकार बना ली, भाजपा का साथ छोड़ दिया। अब फिर भाजपा के साथ आ गए हैं। तो भाजपा के लोग इस दौरान बीच में मुद्दा उठाते रहते थे कि जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया और अपराध बढ़ गए हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार बने हुए लगभग 1 महीने हो गए, मगर अभी तक कोई असर नहीं दिख रहा है कि नई सरकार आ गई है और उसका कोई वजूद, कोई एक हनक दिखनी चाहिए, जो वो हनक कहीं नहीं दिख रही है। बीजेपी की हनक या सरकार की हनक, पार्टी की हनक नहीं होती है, हनक तो सरकार की होती है। और जिस तरह से पहले जब महागठबंधन की सरकार थी उस दौरान जो लूटपाट और अराजकता की स्थिति थी, वैसी ही स्थिति एनडीए सरकार में भी है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कल ही समस्तीपुर की घटना है कि 2 करोड़ रुपए के गहने लूट लिए गए एक सोने के चांदी के दुकान में। तो ये स्थिति है। अब वैसे में ये नया विधेयक ला करके सरकार ये दर्शाना चाह रही है कि हम अपना वादा भूले नहीं हैं और अपराध पर नियंत्रण हमारी प्राथमिकता सूची में है, मगर इस पुलिस बल के भरोसे तो ये संभव नहीं दिखता है। अलग से पुलिस लानी पड़ेगी? नहीं, पुलिस का प्रशिक्षण नहीं है उस हिसाब से, और पुलिस में इतना भ्रष्टाचार है,
रोज़ हम खबरें देखते हैं कि थाने में एफआईआर करने गया, उसको भगा दिया गया या उससे पैसे की मांग की गई। हालत ये हो गई कि वरिष्ठ अधिकारियों को शपथ दिलानी पड़ रही है कि थाने में जो आएंगे उनको उनका एफआईआर लेंगे और रिसीविंग देंगे, ये शपथ दिलवाई जा रही है। बड़ी तो बात है। तो ये तो जब ट्रेनिंग होती है शुरुआती में बहाली के बाद, उसी समय ये होना चाहिए। यानी कि वरिष्ठ अधिकारी भी ये मान रहे हैं कि हमारी पुलिस जो है, थाने में जो बैठे अधिकारी हैं, वो अपने कार्य का निष्पादन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। जनता त्रस्त है और नेता मस्त हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपने चर्चा की अभी कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं विदेश दौरे पर, तो एक पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। बिहार में एक और शिक्षा विभाग में मारामारी मची हुई है, रोज़ विधानसभा में हंगामा हो रहा है, के पाठक ने सबके नाक में दम कर रखा है। और उस बीच ये अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और मुख्यमंत्री इन सब से बेखबर होकर के यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं। पता नहीं इस यात्रा का मकसद क्या है, क्या लाभ होगा, मगर सरकारी पैसे का तो खर्च होगा इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, तो सरकारी पैसा। लेकिन एक बात और है, जिस तरीके से आपने सुना अभी परवीन बागी को, क्या आपको लगता है रवि रंजन जी, अफसरशाही को फिर से लाल पिताशाही को लागू करने डीएम एसपी को इतना पावर दे दो कि लोकतंत्र में लोग आह पटोरने लगे? नहीं, आज सदन के भीतर जो बहस चल रही थी उसको मैं सुन रहा था और विपक्ष की तरफ से ये बात कही गई, खास तौर पे माले और कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई कि ये जो असीम ताकतें दी जा रही हैं जिलाधिकारी को और एसपी को, उससे अराजकता बढ़ेगी और लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा इस कानून के विरोध में। जैसे छात्र आंदोलन के समय छात्र उतर गए थे बड़ी संख्या में कानून के विरोध में, सख्त कानून के विरोध में। देखिए, जिलाधिकारियों को अब ये मिल गया है कि वो किसी भी माफिया को किसी भी समय अपने से उसको जिला बदर कर सकते हैं। इसके पहले मैंने कुछ साल पहले नीतीश कुमार ने एक पुलिस नीति बनाई थी, पुलिस एक्ट के तहत पुलिस को असीम ताकत दे दी थी और बिहार मिलिट्री फोर्स को भी उन्होंने बहुत ताकतवर बना दिया था। नतीजा हुआ कि बिहार विधानसभा के भीतर घुस के पुलिस ने विधायकों को पीटा, बुरी तरह से पीटा। तो एक तो ये बात है कि मैंने पुलिस और प्रशासन को ज़्यादा ताकत मिल जाने से जनता कई बार मैंने आप देखते हैं कि सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले लोग किस तरह से बुरी तरह से पीटे जाते हैं और खुद भाजपा के लोग पीटे गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम जो बने हैं, वो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनने से पहले ही उत्तर प्रदेश के तरह तर्ज पर शासन व्यवस्था चलाने योगी मॉडल की बात वो करते रहे हैं और लगातार ये दावा करते रहे कि हम उत्तर प्रदेश की तरह अपराधियों पर नकेल कसेंगे। किसी को उन्होंने तो भी हाल में कहा कि हम गया में वो करवा देंगे, माने उनका पिंडदान करवा देंगे, श्राद्ध करवा देंगे अगर जो अपराधी इस तरह से करेंगे। तो भाजपा का ये एजेंडा है, माने उनको ये दिखाना है कि हमको शासन को किस तरह से योगी मॉडल यहाँ पर हम लागू करेंगे और अपराधियों पर नकेल कसेंगे। बालू माफिया, शराब माफिया और जो बातें उन्होंने आज कही हैं, तो बालू माफिया से निश्चित रूप से सरकार त्रस्त है। अधिकारियों की हत्या हो रही है, पुलिस अफसरों की हत्या हो रही है, बालू माफिया अटैक कर रहे हैं, तो उन पर सख्त कानून बनाना बेहद ज़रूरी था। लेकिन उस कानून का पालन ठीक तरीके से जिन अधिकारियों के, जैसा कि प्रवीण बागी जी कह रहे थे कि अधिकारी जो हैं जिनसे काम लेना है, अब आप सोच सकते हैं कि एक के पाठक ही अधिकारी कि किसी भी विभाग को ठीक करना है तो के पाठक को भेज दो, तो बाकी अधिकारी क्या करते हैं? और बड़ा सवाल है। और ये क्या करते हैं? वो दक्ष हैं कि नहीं है, कि उनका क्या, उनको ट्रेंड किया गया कि नहीं किया गया, ये सब इस पर भी है। ये अपराध नियंत्रण कानून को पास कर दिया गया, ये अच्छी बात है। सरकार का इकबाल बहुत कमज़ोर हो गया था, वो इकबाल नहीं रहा था। आज ही मैंने जिस कोर्ट में ये तीसरी या चौथी घटना है, आरा के सिविल कोर्ट में सरेआम भीतर कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है और इस तरह से ये चौथी घटना आरा की है, आरा कोर्ट के भीतर। तो इस तरह से जो अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और जिस तरह से बेखौफ अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए ऐसे कड़े कानून की बेहद ज़रूरत थी। अब इस कानून को पालन कराने वाले अधिकारियों को अब उनको ट्रेंड करना होगा और उनको ठीक से ये करना पड़ेगा, हमको तो यही लगता है। बिल्कुल, अब तो अधिकारियों को कितना कुछ इसमें ट्रेंड किया जा सकता है, फिर अधिकारियों की नीयत क्या है, क्या सचमुच में इस कानून का कोई फायदा होगा या फिर दुरुपयोग होगा। लेकिन विधानसभा के अंदर दूसरी जो चर्चाएं हो रही थी,
दल बदल के तहत जो राजद और कांग्रेस के सर, जिस तरीके से राजद और कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदला है, लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कार्रवाई कीजिए कार्रवाई कीजिए, स्पीकर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कार्रवाई इसमें देखिए, इसका एक विधान बना हुआ है, इसमें नोटिस जाएगी, उनको हाजिर होना पड़ेगा अध्यक्ष के कोर्ट में, बाज़ाब्ता कोर्ट बैठेगी, सुनवाई होगी, वो अपनी बात रखेंगे, फिर पार्टियां जो हैं वो अपनी बात रखेंगी, उसके बाद फैसला आता है अध्यक्ष का। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। अब होता ये है कि सत्तारूढ़ दल का हित अगर है कि उनकी सदस्यता समाप्त न की जाए तो वो मामले को लंबा खींचते हैं। जैसे अदालतों में मामले को 25 साल, 30 साल, 50 साल तक खींचा जाता है, वैसे ही तब तक खींचा जाएगा मामले को जब तक कि विधानसभा भंग ना हो जाए, नया चुनाव होने की तारीख न घोषित हो जाए। तो मुझे भी लगता है कि यहाँ ये मामला उसी तरह खींचेगा, अभी 1 साल तक खींचता रहेगा और तब तक विधानसभा के चुनाव का समय आ जाएगा तो सदस्यता उनकी बची रह जाएगी। या हो सकता है कि उसके पहले अपना फैसला दे दें, 1 महीना पहले दे दें, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये जो दल बदल कानून जो है उसका पूरे देश में जो सत्तारूढ़ दल है उसके द्वारा दुरुपयोग हो रहा है और इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि कैसे इसको प्रभावी बनाया जाए। जिस मंशा से ये कानून बना था वो कैसे ठीक ठाक काम करे और जो दल बदल कर रहे हैं उनकी सदस्यता समय रहते समाप्त हो, इस पर जोर देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो एक विधायक लाखों की संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए सदन में पहुंचते हैं और पार्टी बदल लेते हैं, दल बदल लेते हैं, लगातार सवाल है। हालांकि जो मौजूदा समय में बिहार में घटनाएं हुई है, कांग्रेस हो या फिर राजद के, कांग्रेस के लगातार प्रदेश अध्यक्ष, फिर उधर राजद की तरफ से विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने खुलेआम कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। आपको क्या लगता है रवि रंजन जी, क्या कार्रवाई के पीछे मंशा सरकार की क्या है? कार्रवाई नहीं करना या फिर सरकार का बहुमत? जब भी स्पीकर के पद की चुनाव होती है तो सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि जिनकी सरकार है स्पीकर उन्हीं का हो, क्योंकि ये भी मान के चलिए कि उसमें उनको पक्षपात करने का कुछ अवसर माने मिल जाए, उनको रह जाए। आज नंद किशोर यादव जो बड़े सीनियर लीडर हैं और बहुत शालीन सौम्य तरीके से सदन चला रहे हैं, बड़े अच्छे माहौल में चला रहे हैं, लेकिन राजद के कुछ विधायकों ने उनकी तरफ उंगली दिखाकर कहा कि ये आप करें, माने उन पर एक तरह से धमकी देने जैसी दबाव बनाने की कोशिश हुई थी। तो आज सदन की कार्यवाही को मैं देख रहा था तो उसमें मुझे लगा कि नंद किशोर यादव की तरफ भी उंगली उठाकर जब कह रहे हैं तो उनमें विधायकों में एक नाराज़गी है कि नंद किशोर यादव भी क्या पक्षपात कर सकते हैं और या क्या वो कर रहे हैं, उनके तरफ इशारा करके लोगों ने कहा है। लेकिन निश्चित तौर पे दल बदल कानून जो बना, जिस उद्देश्य से बना, उसका माखौल उड़ रहा है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, माने व्हिप का भी ख्याल नहीं रखा। फिर उधर हरियाणा उस सरकार भी, हिमाचल प्रदेश में सरकार जाने की बात हिमाचल प्रदेश की सरकार खतरे में पड़ गई। तो ये विधायक जो हैं, ना व्हिप उनके लिए कोई रखता है, ना दल बदल कानून कोई रखता है, मायने उनके लिए रखता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि और इस कानून को भी सख्त किया जाए। बिल्कुल, तो सत्ता पक्ष का असर होता ही है जैसा कि आपने सुना है, लेकिन अब जो चर्चाएं हम लोग जो कर रहे हैं, जो खबर के पीछे बता रहे हैं, के पाठक का हनक, के पाठक का स्टाइल, के पाठक का अड़ियल रवैया रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद भी सदन में खुलेआम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा अभी बुलाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन के पाठक सुनने को तैयार नहीं है या फिर कहें कि मानने को तैयार नहीं। के पाठक ने जिस तरीके से, अब तो राजभवन और शिक्षा विभाग में आमने सामने की बात आ गई है, जो प्रकरण चल रहा है और जिस प्रकार के पाठक तमाम विरोध के बावजूद और सरकार के स्पष्ट निर्देश के बाद भी अपना फैसला वापस नहीं ले रहे हैं, तो इससे ये मानने पर मैं मजबूर हो रहा हूँ कि ये सरकार के इशारे पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि किसी अधिकारी की हैसियत इतनी बड़ी नहीं होती कि वो मुख्यमंत्री का आदेश न माने। तो और मुख्यमंत्री का सदन में दिया हुआ आश्वासन जब लागू नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि मुख्यमंत्री का सह है और मुख्यमंत्री के सह और संरक्षण पर के पाठक पूरे व्यवस्था को ठेंगा दिखला रहे हैं। और एक तरफ राजभवन की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने वेतन रोक दिया कुलपतियों और रजिस्ट्रारों का, और विश्वविद्यालय के बैंक अकाउंट के संचालन पर रोक लगा दिया है,
और उनको सो कॉज नोटिस भी दिया है कि क्यों नहीं आप पर एफआईआर कर दिया जाए। बड़ा सवाल है। माने वीसी और रजिस्ट्रार जो हैं वो अपराधी हो गए कि उन पर एफआईआर कीजिएगा। किस चीज़ में एफआईआर कीजिएगा भाई? तो ये सरकार चाह रही है कि टकराव हो। एक तो ये इससे लगता है, दूसरा ये कि सरकार या मुख्यमंत्री कहें इतने कमज़ोर हैं कि अधिकारियों से अपनी बात नहीं मनवा रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया। खत्म हो गया है। इसी दोनों में से कोई एक बात सच होगी, या तो उनके संरक्षण पर सुशासन ये बाबू सब पर हो रहा सवाल है, है। सुशासन बाबू पर सवाल। बिल्कुल सवाल है। या तो मुख्यमंत्री के संरक्षण पर के पाठक कूद रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर हैं कि वो अपने अधिकारी से अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं। बिल्कुल, तो अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? खास करके जिस तरीके से राजभवन के साथ टकराव है, लेकिन टकराव के बीच में राजभवन भी शायद झुकने को तैयार नहीं है। राजभवन की तरफ से सभी कुलपतियों को, कुल सचिव को 3 मार्च को पटना में बुला लिया गया। अब क्या कहिए, राजभवन मैदान में आ गया? नहीं, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण खबर है। राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच ये टकराव मैंने आज की नहीं है, ये लगातार चल रही है। इसके पहले जो राज्यपाल थे फागू चौहान के समय भी ये सवाल उठा था, जब कुलपतियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और एक कुलपति को जेल भेजने की बात हो रही थी। उस समय भी फागू चौहान पर ये आरोप मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति के पक्ष में खड़े हो गए हैं। तो राजभवन और शिक्षा विभाग नहीं, सीधे सीधे मुख्यमंत्री से कह सकते हैं, एक अणे मार्ग और राजभवन, इन दोनों के बीच जो है वो एक टकराव की स्थिति है और ये लगातार है। इसको रोकने की कोशिश अभी तक कहीं से नहीं, मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं। शिक्षा विभाग ने, हमको लगा कि 2 दिन पहले जो शिक्षा विभाग विधानसभा में ये कहा गया कि 28 तारीख की बैठक जो के पाठक ने बुलाई है उसको स्थगित किया जाता है, तो ये लगा कि राजभवन से टकराव को थोड़ा कम करने की कोशिश की गई है शिक्षा विभाग के। लेकिन आज के पाठक जो चिट्ठी जारी करते हैं, एफआईआर कर देंगे और ये लोक सेवक हैं, लोक सेवक शिक्षा विभाग सरकार के अधीन है और उन पर कार्रवाई करना हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से, जैसा कि आप कह रहे थे कि ये या तो सरकार के सहपर के पाठक कर रहे हैं या सरकार का इकबाल ख़त्म है। यही दो ही बात हो सकती है कि कोई अधिकारी इतना मनबढ़ू कैसे हो सकता है कि सरकार जब कह रही है कि आज की बैठक नहीं होगी, कुलपतियों के एक सम्मानजनक पद है कुलपति का और एक ऑटोनोमस बॉडी मानी जाती है माने विश्वविद्यालय, और वो कुलाधिपति उसके हैं, जब राज्यपाल उसके अधीन वो सब कुछ चलता है, तो कैसे शिक्षा विभाग हर बात में टांग अड़ाएगा। और एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, परीक्षाओं को ठीक करने के लिए, उसके पहले आप विश्वविद्यालयों की जो दशा है, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की जो कमी है, विश्वविद्यालयों में जो माने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों का जो स्कॉलरशिप है वो भी आप वेतन में शिफ्ट करते हैं, और जो कल्याण के काम हैं वो सब पैसे इधर से उधर होते हैं। शिक्षा विभाग को ये सब काम करना जरूरी है कि कुलपतियों पर नकेल कसना, कि कुलपति हमारे छड़ी के नीचे बने वो रहें, वो भी हेडमास्टर बन गए के पाठक और कुलपतियों को वो हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। ये अजीब स्थिति है, इसमें मुख्यमंत्री को इंटरफेयर करना चाहिए और इस मसले को ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री को इंटरफेयर करना चाहिए, लेकिन सवाल है कि मुख्यमंत्री का इंटरफेयर हो चुका है, सदन में बयान आ चुका है, फिर भी के पाठक सुनने को तैयार नहीं। आखिर सवाल रहेगा, आखिर पीछे का मंशा क्या है? के पाठक क्या चाहते हैं? बिहार में शिक्षा के हालात को सुधारना चाहते हैं या फिर कुछ और चाहते हैं? मंशा क्या है? पीछे की मंशा क्या है? पीछे की मंशा यही है कि अपनी अपरिहार्यता वो बनाए रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। इसीलिए लोगों को लड़ाते भिड़ाते रहते हैं कि वो बीच में पंच बन करके पंचायती करें, सब लोग उनके दरबार में हाजिरी बजाएं और वो बैठ के सबकी सुने और लगे कि एक मुख्यमंत्री है ये। तो यही उनकी मंशा है, नहीं तो ये चुटकी बजाते खेलता कोई समस्या नहीं थी। सबके अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं और अधिकार क्षेत्र का जो उल्लंघन करता है उसको दंडित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल, तो वो कर नहीं रहे हैं। और इस राज्य में ये पहली बार नहीं है कि जब किसी अधिकारी ने मुख्यमंत्री के निर्देश को अनसुना किया हो। आज से लगभग 10 साल पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। मुख्यमंत्री तब जिलों में जाकर के कैबिनेट की बैठक करते थे, रात में वहाँ रुकते थे। तो मुझे याद है कि बेगूसराय में एक बार कैबिनेट की बैठक हुई थी और उन्होंने वहाँ सभा भी की थी, और सभा में उन्होंने डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, दूसरे डीएम को, वहाँ के एसपी को मंच पर बुलाकर खड़ा कराया और कहा कि आप अपना मोबाइल नंबर बोलिए ज़ोर से, ताकि सब लोग नोट कर सकें और लोग सीधे आपको फ़ोन करेंगे कोई दिक्कत होगी तो, और आपको समाधान करना होगा।
अधिकारियों ने दबाव में नंबर तो बता दिया वहाँ मंच पर आ करके, मगर अगले ही दिन अधिकारियों ने नंबर बदल दिया, सबने अपना नंबर बदल दिया। तो ये स्थिति है मुख्यमंत्री की। उसके बाद मुख्यमंत्री बीच बीच में यात्रा हर साल एक निकालते रहते हैं। तो उन्होंने उस समय निर्देश दिया था कि अधिकारी जाएं, वरिष्ठ अधिकारी, और रात्रि विश्राम गांव में करें और वहीं समस्याओं का निपटारा करें। एक भी अधिकारी नहीं गया गांव के दौरे पर, और रात में ठहरना तो दूर, गांव गया भी नहीं। वो तो पाठक जी अभी घूम रहे हैं, स्कूलों को सुधारने के लिए गांव गांव घूम रहे हैं, मगर कोई पटना में बैठा अधिकारी नहीं गया। तो ये पटना छोड़ने का नाम नहीं लेते। मुख्यमंत्री की ये हैसियत है, अपनी हंसी उड़ाते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने सुना है, दोनों वरिष्ठ पत्रकार ने बताया मंशा क्या है। के पाठक का ये जो मामला है, या फिर जिस तरीके से बिहार में शासन प्रशासन चल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल है, सही बात है, लेकिन शासन प्रशासन में जो झोल हो रहा है, जो लगातार चर्चाएं हैं, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं सुशासन बाबू पर, आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में सुशासन बाबू का सुशासन अब खत्म हो गया, इकबाल खत्म हो गया, सरकार डमाडोल है, या सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह के आपके रिएक्शन भी हो सकते हैं, हमें ज़रूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।